नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम जैसे कि जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के आसपास हम कुछ ना कुछ अवश्य घटित होते देखते हैं या कहीं ना कहीं हम कुछ घटित होते सुनते हैं। हम अपने प्राचीन इतिहास को भी पढ़ते हैं जिनमें भी प्राचीन घटनाओं का जिक्र होता है। कुल मिलाकर के हमें अपनी प्राचीन इतिहास से, अपने वर्तमान के परिदृश्य से घटने वाली जो घटनाएं हैं उनसे हमें कुछ न कुछ अवश्य सीख लेनी चाहिए। हर अच्छे बुरे कर्म के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है और उन कार्यों से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है, अच्छाई की या बुराई की। तो मित्रों हमें उन समस्त गुण और अवगुणों को देखते हुए उनमें से गुणों के लिए अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हमें गुण ग्राही होना चाहिए, तो जो कि हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज हम वर्तमान के परिदृश्य में चलने वाली जो कि घटना है, जो सुर्खियों में है, वो आज इस समय दो महिलाओं की घटना बहुत सुर्खियों में चल रही है। इनमें पहली घटना हमारे यहाँ भारत देश में ज्योति मौर्य बनाम आलोक मौर्य की घटना है, जिसमें आलोक मौर्य और की पत्नी का नाम ज्योति मौर्य है। जिसे आलोक मौर्य का दावा है कि उन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद उसने उनसे बेवफाई कर ली और मनीष दुबे नाम के शख्स से उसने मोहब्बत कर ली। अब जिस मनीष दुबे ने, जो कि जिला कमांडेंट होमगार्ड है, ज्योति मौर्य के साथ अफेयर किया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का तो परिवार टूटा ही है, लेकिन क्या मनीष दुबे शांति में रह रहे होंगे? उनके घर परिवार में शांति होगी, खुशहाली होगी? नहीं ना। यदि आग में आप कूदोगे तो आप भी निश्चित जलोगे, और इसमें मनीष दुबे ने तो एक आग लगाने का ही काम किया है। तो मित्रों ये गलत काम है और गलत काम का परिणाम गलत ही होता है। दूसरी तरफ एक सीमा हैदर नाम की जो एक स्त्री है, जो कि पाकिस्तान से भारत में आई है और यहाँ आकर के सचिन नाम के व्यक्ति के साथ उसने शादी कर ली, जो कि कहती है कि उसकी पहली शादी मिस कॉल से हुई और दूसरी शादी उसकी पबजी गेम के द्वारा हुई। यानी उसके पबजी गेम खेलते समय ही उनकी आपस में दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के साथ साथ वह यहाँ तक कि एक शादी के रिश्ते में बदल गई। वह अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आई है। अब मित्रों आप एक अनुमान लगाइए कि शादी के लिए आज के ज़माने में हमारे मानव जाति ने एक खिलौना समझ लिया है, जो कि एक पवित्र और अटूट रिश्ता है। अब उसने पहली शादी मिस कॉल से होगी, यानी मिस कॉल के साथ उनका प्रेम और अफेयर की शुरुआत मिस कॉल से हुई। वो प्रेम प्रसंग की शुरुआत मिस कॉल से हुई। दूसरी, उसने अपने पति के साथ बेवफाई करते हुए दूसरी शादी या पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन नाम के युवक से कर ली। अब मित्रों ये बताइए कि जो ये स्त्रियां अपने पति, जो स्त्री यदि एक बार अपने पति की न हुई तो क्या गारंटी है कि वो आपके भी साथ आजीवन रह सकती है? और जो व्यक्ति जहां कहीं जिस चीज़ को, जिस स्थान को छोड़ना चाहता है, छोड़ता है, तो वह कोई ना कोई उस पर आरोप तो लगाता ही है, चाहे वो आरोप सच्चे हों या झूठे हों। कुछ वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ऐसा परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ आज के दौर में अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, मनोरंजन के लिए, अपने उसके मतलब किसी ईर्ष्यावश ऐसे कार्यों को करते हैं, अंजाम देते हैं, जो कि नितांत गलत है। हमें हर कार्य को सोच समझ करके करना चाहिए। हमें वो कार्य करना चाहिए जिसके करने से यदि हमको लाभ ना हो तो हानि भी ना हो। अब इन कार्यों के करने से यदि इनके जीवन में ये घटनाक्रम नहीं होता तब भी कोई लाभ वाली गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि
मनीष दुबे की तो पहले से ही ऑलरेडी पत्नी मौजूद थी। जब उसके घर में स्वयं उसकी पत्नी मौजूद थी तो उन्हें दूसरी स्त्री के साथ अफेयर चलाने की क्या आवश्यकता थी। और वही ज्योति मौर्य जो कि एक शादीशुदा स्त्री थी। तो इनका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। अब रही बात सीमा की भी, तो सीमा की क्या गारंटी है कि वो यहाँ मोहब्बत के जरिए शादी ही वास्तव में उसने ये खेल किया है। ये भी हो सकता है कि वह एक कोई जासूस हो, क्योंकि वह हमारे एक शत्रु देश की रहने वाली है। और जब यदि उसका पति उसे तंग करता है या उसे खुश नहीं रखता, तो पाकिस्तान में भी तो अन्य लोग थे, उसके रिश्तेदार भी तो थे। तो उसने सारे ही रिश्तेदारों से, अपने मुल्क से मोहब्बत तोड़ करके हिंदुस्तान में अचानक मात्र पबजी गेम के सहारे हुई दोस्ती के कैसे चली आई, और कैसे वो घूम करके कि वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी गई, सऊदी से नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। इतना मास्टरमाइंड दिमाग, उसे यहाँ तक घुसपैठ कराने के पीछे भी तो किसी का हाथ हो सकता है। हो सकता है यदि वो जासूस हो। यदि वह जासूस होती है तो उसका जो कि उसके बारे में इस समय जांच चल रही है, भारत सरकार निगाहें बनाए रखी है, तो यदि वो वाकई में जासूस निकलती है तो उसे तो इस कर्म का अंजाम भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो अपने कर्म के उद्देश्य से आई है, जो उसने एक लक्ष्य बनाया है। लेकिन सचिन महोदय तो फ्री में ही फंस जाएंगे, क्योंकि उन्हें मोहब्बत हुई है। अरे मोहब्बत ज़रूर करो, लेकिन उसके भी दो पहलू होते हैं। उस पहलू में करो जिसे में नुकसान न हो। हमें हर किसी के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत पाक साफ़ होनी चाहिए। हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हमको हानि न हो। हम हर कार्य को, हर पहलू को खूब सोच विचार के करना चाहिए। किसी भी कार्य के करने से बजाय लाभ के हमें हानि हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे और बिना विचारे नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आज एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। जैसे एक किस्सा, मतलब एक परिवार था। उस परिवार में दो दंपत्ति यानी पति पत्नी थे, एक उनका छोटा बच्चा था। और जिस दिन उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उसी दिन उनके एक नेवली पलती थी। उस नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया था। यानी जिस दिन उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, उसी दिन उनके यहाँ जो नेवली उन्होंने पाल रखी थी, उस नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया। भाग्य की बात यह थी कि नेवली नेवले को जन्म देने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने उस नेवले का भी पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया था। जैसे कि अपने पुत्र को उन्होंने प्रेम दिया, उसी प्रकार से उस नेवले के बच्चे को प्रेम किया। धीरे धीरे सारा घर परिवार सही तरीके से चलता रहा। एक दिन की बात ये थी कि जो किसान, जो दंपत्ति परिवार की, जो यानी जो उस लड़के की माँ थी, वह कुएं से पानी लेने गई, क्योंकि पहले कुओं से पानी आता था। तो आज तो हर घर में नल है, हर घर में समरसेबल है, मतलब आज तो आधुनिक युग है। तो वह कुएं से जब पानी लेने गई थी, तो दंपत्ति यानी जो किसान जो पुरुष था, वह तो अपने खेतों में काम करने गया था और वह पानी भरने गई थी। बच्चे को घर में चारपाई पर सोते छोड़कर चली गई थी। नेवली का बच्चा जो था, नेवला जो था, जो कि समझदार हो चुका था, वह वहीं पर बैठा था। वह भी तो उसने अचानक देखा कि देवयोग से वहाँ एक काला सर्प निकल के आ गया। जब काले सर्प को उस नेवले ने देखा, तो नेवले और सर्प में पहले तो जन्मजात दुश्मनी है। दूसरे उसने उस सर्प के लिए उस चारपाई की ओर बढ़ते हुए देखा, तो उस नेवले ने सोचा कि कहीं ये सर्प मेरे भाई को न काट ले। तो कहीं ये सर्प मेरे भाई को न काट ले, तो इसलिए उस सर्प ने, उस नेवले ने आगे बढ़ करके, जब वो जैसे चारपाई की तरफ बढ़ रहा था, उस सर्प का मुकाबला किया। और उस सर्प का मुकाबला किया, दोनों में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और आखिर में उस नेवले ने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो सर्प के टुकड़े टुकड़े कर लिए, तो नेवले ने सोचा कि मैं अब जल्दी जा कर के अपनी माँ के पास जाता हूँ, और जब वो मेरी मतलब ये रूप देखेगी, मेरी विजय का, खुशी का ये समाचार जब जानेगी, तो वह अति प्रसन्न होगी, मेरे लिए बहुत सम्मान मिलेगा। और नेवला दौड़ते हुए अपनी जो यानी दंपत्ति परिवार की जो पत्नी थी, उस बच्चे की जो माँ थी, जिसे कि वह भी अपनी माँ के समान समझता था,
जिसका उन्होंने पुत्रवत पालन किया था, उसके पास पहुंचता है। जैसे ही वो पानी लेकर के कुएं से आ रही थी और उन्होंने रास्ते में उस नेवले को देखा जिसका खून से मुंह सना हुआ था, उसने सोचा कि कहीं इसने आज लगता है मेरे बेटे को खा लिया। और उसने उस नेवले के ऊपर जो गागर में पानी भर करके लाई थी, वह गागर ही उसके ऊपर पटक दी और जिससे उस नेवले की तुरंत मौके पर मौत हो गई। तुरंत ही उस नेवले की मौके पर मौत हो गई और वह रोती हुई अपने घर में जब अंदर के घुसी तो उसने देखा कि उसका पुत्र तो सुख की चैन की नींद सो रहा है। जब उसने तुरंत नजर घुमाई तो उसने देखा कि चारपाई के पास सर्प के 2 टुकड़े पड़े हैं। अब वह अपने मामले को पूरी रूप से समझ चुकी थी। अब वह अपने उस पुत्र को रो करके अब उस पुत्र को रोने लगी। अब वह अपने उस नेवले को रोने लगी। सारे अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने कारण पूछा तो उसने बताया, उसने सारी बात बताई। तो पड़ोसियों ने कहा कि अशमिक्षम न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपने जो गलती की है तो उसकी सजा तो अब आप ही को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें किसी भी कार्य के अंजाम और परिणाम को जाने बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें पहले हर कार्य की शुरुआत से लेकर के अंत तक के अंजाम और परिणाम की समीक्षा करनी चाहिए कि इसमें कहाँ किस प्रकार का मोड़ आ सकता है, क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो सकता है। और अंजाम परिणाम को जानने के पश्चात ही अपनी क्षमता को देखना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब अपनी शक्ति संतुलन को यदि हमारा शक्ति संतुलन बन रहा है, हम उस कार्य को योग्य परिपक्व हैं, उस कार्य को हम कर सकते हैं और वह कार्य हमारे हित और अनुकूल परिस्थिति में जा सकता है, उस कार्य से हमें लाभ हो सकता है, उस कार्य से हमें समाज में मान सम्मान यश प्राप्ति हो सकती है, तभी वो कार्य करना चाहिए। यदि उस कार्य से हमें लाभ तो हो सकता है और यदि अपमान और कलंक हमें मिलेगा तब भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सर्वप्रथम अपना नाम यश और सम्मान चाहिए, उसके बाद हमें लाभ चाहिए। और जहां हमें यश मान सम्मान और लाभ सब कुछ मिल रहे हो तो उस कार्य को करने की क्षमता भी शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में बना हुआ हो तो उस कार्य को करने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, रही जो अभी चर्चा का जो केंद्र हमारा जो चल रहा है, जो कि ज्योति मौर्य और सीमा हैदर वाले जो अफेयर वाले जो किस्से चल रहे हैं, इनसे तो हमें हमेशा ही बच करके रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब मनुष्य का पतन हुआ है तो काम क्रोध लोभ मोह इन 4 शत्रुओं से हुआ है। क्योंकि ईश्वर ने ये 4 शत्रु ऐसे बनाए हैं जो कि मनुष्य के पीछे ऐसे लगे हुए हैं जैसे बिल्ली के पीछे, वो चूहे के पीछे बिल्ली लगी हुई है। और चूहा इस बिल्ली से जिस प्रकार से अपने प्राणों को बचाए फिरता है, उसी प्रकार से हमें इन 4 शत्रुओं से बच करके रहना चाहिए। क्योंकि इनके खूनी पंजों से हम बच तो नहीं पाते, जब तक हम छुपे रहेंगे तब तक बचे रहेंगे, ये हमें बकसते नहीं है। ये चारों हमारे पीछे इस प्रकार से दौड़े हुए हैं जैसे चूहे के पीछे बिल्ली है। और किसी हद तक हमें काम क्रोध लोभ मोह भी करना चाहिए। यदि हमें ये नहीं होंगे तब भी हमारा ये सांसारिक जीवन नहीं चलेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। क्योंकि बिना काम क्रोध लोभ मोह जो 4 जो शत्रु बनाए हैं, इन 4 शत्रुओं के बिना व्यक्ति का ग्रस्त सांसारिक जीवन असंभव है। क्योंकि बिना काम के कभी भी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आपके परिवार का जो एक बेल वृक्ष है वह नहीं फल फूल सकता। बिना क्रोध के जब तक आप क्रोध की परिभाषा कुछ क्रोध भी धारण नहीं करेंगे तब तक आपके परिवार में गृह में एक सामंजस्य नहीं बैठेगा, एक आपके समाज में आपको उचित स्थान नहीं। क्योंकि कुछ तो क्रोध की भी सीमा होनी चाहिए। जो बिल्कुल सीधा सज्जन है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल कभी भी एक उसमें रहता है तो उसके लिए लोग मूर्ख समझते हैं। और यदि आदमी के अंदर लोभ नहीं होगा तो वह किसी कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि लोभ भी अति आवश्यक है। आदमी लोभ के लिए ही सब कुछ करता है। और मोह, यदि मोह नहीं करेगा तो वह एक ग्रस्त जीवन में कैसे रह सकता है, फिर तो एक सन्यासी हो गया। लेकिन इन चीज़ों की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। यदि हम क्रोध की सीमा बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पतन निश्चित हो जाएगा, किसी न किसी से हमारा झगड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर क्रोध, यानी जिस क्रोध के लिए हम एक सीमा से अधिक पार कर जाएंगे तो वह हमारे लिए नुकसान की श्रेणी में, इसलिए हमें उस क्रोध से बचना चाहिए। हमें काम की श्रेणी सीमा के लिए हम पार कर जाएंगे
तो यदि हम जैसे मनीष दुबे जैसे काम करने लगेंगे जो कि एक कामांध हो गए, यानी हमें इनमें अंधा नहीं होना है, इनका सिर्फ एक निश्चित उपयोग करना है, तो यदि तो हम उस प्रकार से अपने परिवार को नष्ट कर सकते हैं, अपने आप को नष्ट कर सकते हैं, अपने आप को कलंकित कर सकते हैं, यानी इनका दुष्परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से लोभ, यदि हम अधिक बड़े लोभी हैं, हम वास्तव में लोभी हैं, तो हमें लोभ लालच के अंदर हम कभी अच्छे और बुरे परिणाम की समीक्षा नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लोभ के अंदर फंस जाएंगे। जैसे कि शिकारी एक दाना डाल करके जब जाल बिछाता है तो वहाँ चारा डालता है, और पक्षी लोभ के मारे उन्हें चारा दिखाई देता है लेकिन फंदा दिखाई नहीं देता, जाल दिखाई नहीं देता, और वह उस जाल में फंस जाते हैं। उसी प्रकार से जो लोभी मनुष्य होते हैं वह भी अपने शत्रुओं के द्वारा बिछाए गए जालों को नहीं समझ पाते और वह उन जालों में फंस जाते हैं लोभ के वशीभूत होकर के, और अपने पत्र का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से मोह भी होना चाहिए, लेकिन इतना अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि किसी के मोह में फंस करके और अपने हितों पर कुठारघात हो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो 4 शत्रु बने हुए हैं, इन शत्रुओं का से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन ये शत्रु तभी बनते हैं जब इनसे आप अत्यधिक नज़दीकी बना लेंगे। तब आपको किसी भी कार्य को करने से पहले जो भी कार्य है उनकी निश्चित रूप से समीक्षा और परीक्षा करनी चाहिए कि हमें इसमें कितना खरा उतर सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिससे हमको लाभ हो, हमको समाज में सम्मान मिले, यश मिले, और बिना विचारे बिना सोचे किसी भी कार्य में हाथ न डाले। और रही बात अपने सहयोगी और परामर्शदाताओं की, तो हमें किसी भी कार्य में परामर्श लेने में कोई बुराई नहीं है। हमें अपने सहयोगियों से, जो हमारे निश्चित नज़दीकी मंत्रणा करने वाले सहयोगी हैं, जिन पर हम विश्वास और भरोसा करते हैं, उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन सलाह लेने के पश्चात उनके द्वारा दी गई सलाह पर भी हमें एक नहीं कई बार पुनः स्वयं उसका आकलन, निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो सलाह दी है वह उचित है या अनुचित है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ जो हमें उचित सलाह देने वाला जो हमारा सलाहकार है, कहीं किसी बात पर वह हमसे मन में मुटाव मान गया हो, या उसके अंदर कोई ऐसी गुप्त योजना बन चुकी हो जिससे कि वो हमारा पतन चाहता हो, तो हमको उल्टी भी सलाह दे सकता है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हजारों राजाओं के राज्य उचित और योग्य चालाक मंत्रियों ने हड़प लिए, क्योंकि उन्होंने उन राजाओं के लिए उस राज्य के हड़पने के चक्कर में विश्वास पात्र बन करके उन्हें ऐसी जगह उलझा दिया जहाँ कि उनका पतन हो गया, और स्वयं उन्होंने ऐसी रूपरेखा बिछाई कि उनके राज्य को उन्होंने हड़प लिया और वह वहाँ के राजा बन चुके। इसलिए अब हमेशा जो कोई आपको सलाह दे, चाहे वो आपका नज़दीकी हो या दूर का हो, उसकी सलाह को अवश्य सुने, ध्यान से सुने, और सलाह को सुनने के बाद आप स्वयं विवेक रखते हैं, अपने विवेक के अनुसार उसका एक नहीं कई बार उस पर पुनः समीक्षा करें, पुनः उसका निरीक्षण करें कि इसमें हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। यदि 10 व्यक्ति सलाह दें तो 10 की सलाहों को सुनकर 10 की सलाहों का एक निचोड़ निकालें और उसके पश्चात निर्णय स्वयं लें, किसी दूसरे के निर्णय पर आप आगे न बढ़ें। तो मित्रों, आप स्वयं समझदार हैं, मेरे द्वारा जो बताई गई बातें इनका भावार्थ आप समझ ही चुके होंगे। इसलिए मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों, आप एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको कोई परामर्श, उचित सुझाव देना है कुछ, तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए मित्रों मैं, जिससे मुझे एक उत्साह मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लिए अवश्य प्रोत्साहित करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।